हेलो लर्नर्स, मैं नवनीत सिंह चाहर स्वागत करता हूं आपका भाग्योदय एकेडमी में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम 7 जून को कंडक्ट होने वाला है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग जो पिछली बार लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 का, उसका मैकेनिकल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन ऑल्टरनेट डे अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है किसी भी सॉल्यूशन को लेते हुए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले 10 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के देखेंगे। जितने भी हीट ट्रांसफर क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में पहले उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ हाई लेवल ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी रिप्रेजेंट्स ए हाई स्टोरेज लेस कंडक्शन ऑफ हीट, बी लेस स्टोरेज मोर कंडक्शन ऑफ हीट, सी देयर इज ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ कंडक्शन एंड स्टोरेज सिंस इट इज अ प्रॉपर्टी, एंड डी इट हैज नो रेलेवेंस। हमें किसके बारे में पूछा गया? हाई लेवल के बारे में पूछा गया है। किसकी? थर्मल डिफ्यूजिविटी की। थर्मल डिफ्यूजिविटी होता क्या है, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाता है के अपॉन रो सी पी। के क्या है? आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये आपकी है थर्मल स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें, अब हमें क्या पूछा है? हाई लेवल पूछा है। हाई लेवल है, इसका मतलब या तो आपकी कंडक्टिविटी हाई होगी या फिर आपकी थर्मल स्टोरेज लो होगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाई किसके टाइम में आ जाएगा? जब लो स्टोरेज होगी और आप या फिर आपकी कंडक्शन जो होगी या थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी। इसीलिए ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अब ये होती किसकी है हाई? अगर हम यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, जो मेटल होते हैं उनकी काफ़ी वैल्यू हाई होती है, प्लस आपके गैसेस की भी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। मेटल की इसलिए हाई होती है क्योंकि इसका रीज़न है कि आपकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, और इसका रीज़न है गैसेस का हाई होने का कि आपकी जो थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड की जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो काफ़ी लेस होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी थर्मल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। What happens when the thickness of insulation on a pipe exceeds the critical value? A. Heat transfer rate increases. B. Heat transfer rate decreases. C. Heat transfer rate remains constant. And D. None of these. तो अगर हम लोग इसका प्लॉट करें, किसके लिए? क्रिटिकल थिकनेस के लिए हम लोग प्लॉट करें। पाइप के लिए प्लॉट कर लेते हैं। ये है, मान लेते हैं हमारी एक्सिस। ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर रेट और ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, रेडियस आपकी राइट साइड में बढ़ रही है, हीट ट्रांसफर रेट ऊपर की तरफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यही आपका है क्रिटिकल रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू होता है वो होता है आपका मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। अब हमने क्या बोला है कि आपकी जो थिकनेस है इंसुलेशन की वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। मान लेते हैं हमारा कहीं अभी यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है आपका R1 रेडियस। अब इसके ऊपर हम लोग बढ़ा देते हैं अपना थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। मान लेते हैं ये आपके पहले पाइप था, अब हमने क्या किया, इस पे ये थिकनेस और चढ़ा दी है। देख सकते हैं कि पहले जितना रेडियस था अब रेडियस उससे ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब हम लोग राइट साइड में जाएंगे, तो इसका मतलब आपका रेडियस जो है मान लेते हैं R2 यहाँ पे पहुँच चुका है। अब इनको अगर आप लोग प्लॉट करें हीट ट्रांसफर रेट को, तो देख सकते हैं कि ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। तो जो आपकी हीट ट्रांसफर रेट है सेकेंड केस में वो क्या है? कम है। तो हीट ट्रांसफर रेट आपकी कम हो रही है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट इज हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीजेस। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर अ फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर अ हीट प्लेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नोन: विस्कोसिटी इक्वल टू 0.001 पास्कल सेकेंड, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1 किलोजूल पर केजी केल्विन, थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 watt per meter Kelvin, the hydrodynamic boundary layer thickness at a specified location on the plate is 1 mm. The thermal boundary layer thickness at the same location is A 0.001 mm, B 0.01 mm, C 1 mm और D 10 mm।
तो ये आपके किसका टॉपिक है, ये आपके फोर्स्ड कन्वेक्शन का टॉपिक है। उसमें हमें पता है कि आपकी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर डिवाइडेड बाय थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू प्रांड्ल नंबर पे पावर 1/3। और प्रांड्ल नंबर आपका क्या होता है, प्रांड्ल नंबर इज इक्वल टू होता है आपका म्यू इंटू CP अपॉन के। म्यू क्या है, आपकी डायनामिक विस्कोसिटी जिसकी वैल्यू 0.001 दी गई है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट आपको कितनी दी गई है, 1000 जूल पर केजी केल्विन। ध्यान रखिएगा कि आपको स्पेसिफिक हीट जो है वो किलो जूल में दी गई है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। डिवाइडेड बाय आपकी कंडक्टिविटी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 पे पावर कितनी भी रहे आंसर तो 1 ही रहता है। इससे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी और डेल्टा दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। आपको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 mm, क्योंकि वो हाइड्रोडायनामिक है, या वेलोसिटी बोल सकते हैं उसे, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो चांसेस हैं गलती होने के वो ये है कि आप लोग जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू का आप लोग किलो जूल में ही पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो तब आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस, ए थिन एंड क्लोज स्पेस्ड, बी थिन वाइडली स्पेस्ड, सी थिक वाइडली स्पेस्ड और डी थिक क्लोज स्पेस्ड। अब अगर हम लोग फिन इफेक्टिवनेस को देखें तो फिन इफेक्टिवनेस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है उसका फॉर्मूला, आपके आ जाता है, अगर हम लोग इनफाइनाइट फिन के लिए देख रहे हैं, K इंटू पी अपॉन HA। ठीक है, ये होल आपका अंडर रूट में है। अब K क्या है, आपकी फिन की थर्मल कंडक्टिविटी, H हो गया हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, P हो गया पेरीमीटर और ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे CS लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं ये आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट बोल लेते हैं इसको, और ये हो गई आपकी सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। दोनों रेक्टेंगुलर फिन्स है। मान लेते हैं इनकी लेंथ तो जो आपकी थी वो सेम ही है, ये मान लेते हैं L है और ये भी मान लेते हैं L है। देख सकते हैं कि इन दोनों की जो थिकनेस है वो अलग अलग है, इसकी B1 बोल लेते हैं, इसकी B2 बोल लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो सेकेंड केस है उसका एरिया ज़्यादा है। अगर सेकेंड का एरिया ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा करनी है तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वो दूसरी बात, अगर इफेक्टिवनेस इंक्रीज करनी है तो पेरीमीटर को बढ़ा दीजिए। तो ये आप किससे कर सकते हैं, आपकी थिन फिन्स का यूज़ करके। तो इसीलिए फिन्स जो होनी चाहिए वो इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा करनी है तो बड़ी होनी चाहिए, और साथ में क्लोज इसलिए होनी चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा सके तो हीट ट्रांसफर रेट इंप्रूव होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ए थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कंडेंसर ऑफ पावर प्लांट द स्टीम कंडेंसेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। द कूलिंग वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव एट 45 डिग्री सेल्सियस। Logarithmic mean temperature difference of the condenser is A 16.2 degree Celsius, B 21.6 degree Celsius, C 30 degree Celsius और D 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सबसे पहले तो बना लेते हैं कि यहाँ पे आपकी स्टीम कंडेंस हो रही है, और अगर आपके कभी भी हीट मतलब लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रहा होता है, जैसे कि इवेपोरेशन हो रहा हो या फिर आपका कंडेंसेशन मतलब कि फेज चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे आप चाहे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज करिए या पैरेलल फ्लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल आंसर ही देते हैं। इसका अगर हम केस का ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ये हमारे कुछ इस तरह की प्रोफाइल बनेगी। यहाँ पे हमारा जो स्टीम है वो हीट लूज करेगा, कंडेंस ही करेगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, और यही हो गया हमारा हाई टेम्परेचर। और उसके बाद जो आपका कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरह की आपकी कुछ प्रोफाइल बनेगी। ये हो गया आपका इनलेट टेम्परेचर कूलिंग वाटर का, और यह आउटलेट टेम्परेचर कूलिंग वाटर का। LMTD आपका क्या होता है, LMTD का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE डिवाइडेड बाई LN डेल्टा TI अपॉन डेल्टा TE। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे पैरेलल फ्लो को ड्रॉ किया है, आप लोग चाहें तो काउंटर फ्लो भी कर सकते हैं, आंसर दोनों के लिए सेम ही आएंगे। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डेल्टा TI कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस 30 इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 30। इसके बाद डेल्टा TE कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 बोल सकते हैं हम 15। इसको अगर हम देखें LMTD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय LN 30 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है,
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जनरली जो ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहाँ पे लॉग टू, नेचुरल लॉग की 2 की वैल्यू याद रखनी चाहिए। इसकी वैल्यू आपको होती है 0.693। तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 0.693, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 21.6 डिग्री सेल्सियस। आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, इसे कैलकुलेट करके चेक करिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड डिक्रीजेज while the temperature of cold fluid increases. The increase and decrease following: A quadratic law, B a linear law, C a cubic law और D an exponential law. अभी ऊपर ही हमने सॉल्व किया है LMTD, उसके नाम में ही आ जाता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि उसको क्या फॉलो कर रहा होगा वो, ऑप्शन डी एक्सपोनेंशियल लॉ। अगर आपको देखना है तो हम लोगों ने कुछ इसकी डेरिवेशन ऐसे की थी, डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पैरेलल फ्लो के लिए थी तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू आपका एरिया था जो भी सरफेस, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट्स थी आपकी कोल्ड और हॉट फ्लूइड की। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एल एन डेल्टा टी इज इक्वल टू जो भी चीज़ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू ई पे पावर आपका, ठीक है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि आपके जो वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में वो आपका कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच सब्सटेंस हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? ए वाटर, बी एयर, सी प्लास्टिक और डी रबर। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, आपकी गैसेस में सबसे बेकार होती है। प्लास्टिक और रबर आपके क्या हैं, सॉलिड्स हैं, वाटर भी आपका लिक्विड है। बची कौन सी, एयर। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो लगभग हो जाती है 0.024, ठीक है। और वाटर की भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि इनके रेशियो या कुछ पूछ लिया जा सकता है, तो हो जाती है 0.6 वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। वैसे ही आपको कंडक्टिविटी हाईएस्ट किसकी है तो वो है डायमंड, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इज एसेंशियली वैलिड फॉर ए बायोट लेस देन 0.1, बी 0.1 to 0.5, सी बायोट नंबर बिटवीन 1 to 10 और डी बायोट टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए था, बी आई यहाँ पे बायोट नंबर की बात कर रहे हैं। और ट्रांजिएंट कंडक्शन आपका नाम सुनते ही बायोट नंबर तो सबसे पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए। बायोट नंबर होता क्या है आपका, बायोट नंबर होता है आपका इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी, एच एल सी अपॉन के। और ये जो एल सी होता है वो आप कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया से। अब आपके अगर लम्प्ड पैरामीटर को चाहिए तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सॉलिड है, मान लेते हैं यही हमारा कोई सॉलिड है, इसके टेम्परेचर आप लोग कहीं पे भी देखें, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी पॉइंट पे देख लें। इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस। ये हम लोगों की डेरिवेशन में आता है, ठीक है। हम लोग लम्प्ड में यही मान के चलते हैं कि पूरा जो आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है, सेम रहता है, ठीक है। और वो तभी सेम रह सकता है जब आपकी कंडक्टिविटी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हाई हो, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तब आपकी एकदम परफेक्ट बायोट होगा। और उस टाइम पे अगर आपकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी पे है तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसको कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा मिल गई, कोई बॉडी में रेजिस्टेंस ही नहीं है हीट के लिए। और उस टाइम पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है बॉडी में तो बायोट नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। और इस टाइम पे हम लोग बोलते हैं इसको एग्जैक्ट लंप, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लंप। और अगर आपका बायोट नंबर लेस देन इक्वल टू 0.1 है तो हम लोग इसे बोल लेते हैं क्लोज टू लंप, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज टू लंप। तो ऑप्शन आपका इसके हिसाब से क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज बायोट नंबर इज लेस देन 0.1,
क्लियर है? चलते हैं अगले पे। कॉर्क इज अ गुड, यहां पे गोल्ड नहीं है, गुड होगा। कॉर्क इज अ गुड थर्मल इंसुलेटर बिकॉज ए इट्स डेंसिटी इज लो, बी इट इज पोरस, सी इट कैन बी पाउडर्ड और डी इट इज फ्लेक्सिबल। तो कॉर्क अच्छा इंसुलेटर क्यों है? इंसुलेटर का मतलब क्या है? जो आपकी हीट ट्रांसफर को रोकता है। तो अगर हम लोग कॉर्क की बात करें तो वो पोरस मटेरियल होता है और इसीलिए उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ऑप्शन तो बी है, लेकिन पोरस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्यों कम होती है वो जानना ज़रूरी है। पोरस मतलब उसमें थोड़े से होल्स हैं, होल में आपके क्या रह जाएगी? एयर हो जाएगी, और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में देखा है बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए आपके ओवरऑल जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए आपके ये पोरस मटेरियल है कॉर्क, और इसीलिए उसको हम थर्मल इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनस्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स ए फ्लो ऑफ हीट थ्रू फर्नेस वॉल्स, बी फ्लो ऑफ हीट थ्रू इंसुलेटेड पाइप विद कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, सी एनीलिंग ऑफ कास्टिंग्स और डी फ्लो ऑफ हीट थ्रू रेफ्रिजरेटर वॉल्स। तो हम हमें क्या चाहिए? अनस्टेडी स्टेट चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेडी और अनस्टेडी क्या है। अगर हम लोग स्टेडी स्टेट देखें, स्टेडी स्टेट, तो उसमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये अनस्टेडी है, इसका मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी हमारी मटेरियल की या बॉडी की, उसमें टाइम के साथ कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। अब अगर हम लोग एनीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एनीलिंग क्या है? आपकी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। एनीलिंग कर रहे हैं तो उसको हम पहले गर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे फर्नेस में ठंडा होने देते हैं। तो इसका मतलब आपका जो बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और अगर बॉडी का टेम्परेचर मतलब एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब वो अनस्टेडी स्टेट है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही हम लोगों का अपलोड होगा लेक्चर तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तब तक के लिए